नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर और आरए से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बताया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट और उसके न्यायिक क्षेत्र। तो इससे संबंधित आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से हाई कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था राजस्थान के अंतर्गत है। विभिन्न प्रकार की जितनी भी एग्जाम है उनमें भी यह समान रूप से उपयोगी है। भारत में जो न्याय प्रणाली है वह है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पे सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वह एक पिरामिड के रूप में है। पिरामिड के रूप में देखो इस प्रकार से है। ऊपरी ऊपरी जो स्तर है वो शीर्ष स्तर पे है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। और उससे नीचे राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। देखो ऊपरी ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं भारत की एकीकृत न्याय प्रणाली के अनुसार अपीलीय न्यायालय के रूप में होता है सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका होती क्या है? यह भी एक सरकार के अंग की तरह काम करती है। पहले अपन ने देखा था विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा जो सरकार का अंग होता है, जो सोपान होता है, वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत जितने भी व्यवस्थापिका और विधायिका के माध्यम से जो कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। यदि किसी भी प्रकार का कानून न्याय संगत नहीं है या फिर ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे निरस्त भी किया जा सकता है या निरर्थक भी किया जा सकता है। दूसरी बात, किसी भी नागरिक को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायपालिका। और ये जितने भी प्रकार के विवाद होते हैं उनका निपटारा भी न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। तो कहने का मतलब भारत में ऊपर ही ऊपर शीर्ष स्तर पे है सर्वोच्च न्यायालय। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय न्यायालय के रूप में भाग 5 में, उच्चतम जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय ये है भाग 6 में। राज्य का जो न्यायालय होता है उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है वह भाग 6 में, और भाग 6 को अपन राज्य का संविधान भी बोलते हैं। आज अपने हाई कोर्ट से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान की स्थिति में। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इन सब के लिए भारत में कुल हाई कोर्ट की बात करें, कुल उच्च न्यायालय कितने? टोटल जो हाई कोर्ट है वो है 25। और 25 में से जो 23 हैं वो है राज्यों के लिए। राज्यों के लिए। और इसमें 3 जो हैं वो हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। 2 2 हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। केंद्र शासित प्रदेश जो 23 राज्य हैं इनमें पहला हाई कोर्ट की चर्चा करें
वो हाई कोर्ट था कलकत्ता का। देखो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद जो एक्ट था, इसके बारे में फुल डिटेल अपन ने पहले संविधान वाले पार्ट में की है। इसके अंतर्गत ये पहला हाई कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता, दूसरा था मुंबई, और तीसरा हाई कोर्ट था मद्रास। इनकी स्थापना की गई थी कलकत्ता वाले की 2 जुलाई 1862 को। मुंबई है जिसे उस टाइम पे बंबई कहा जाता था, 2016 के बाद इसका नाम मुंबई हुआ। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को। मद्रास की हुई 15 अगस्त 1862। जो 23 हाईकोर्ट हैं, इन 23 राज्यों के अंतर्गत हैं, और जो अन्य 5 राज्य बचे, इन 5 राज्यों का या तो संयुक्त रूप से कोर्ट है, यहां पे किसी प्रकार का कोर्ट इन 5 राज्यों में नहीं है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब ये उच्च न्यायालय से संबंधित किस प्रकार के प्रावधान हैं, जो कि चाहे राजस्थान का हो या फिर अन्य किसी भी न्यायालय का हो, अन्य किसी भी राज्य का हो, तो उन हाई कोर्ट से संबंधित कौन से प्रावधान है। पहली बात तो भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 214 से लेकर के और आर्टिकल 231 तक जो हमें डिटेल मिलती है वह है हाई कोर्ट से संबंधित, उच्च न्यायालयों से संबंधित। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाग 6 और ये आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक, इनके बीच में जो भी प्रावधान है वो है हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित है सारी बातें। तो एक एक करके उन जो आर्टिकल हैं उनके बारे में अपने देखेंगे। पहले देखो आर्टिकल 214, इसमें बताया गया कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किया जो प्रावधान है, यानी एक हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित, या तो प्रत्येक राज्य के लिए एक हो सकते हैं, या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हो सकते हैं, या फिर केंद्र शासित प्रदेश को भी राज्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। और ऐसा प्रावधान किसमें, आर्टिकल 231, जिसमें है 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर इनके साथ केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड किया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो उनके लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 231 में देखो, आर्टिकल 214 क्या बोल रहे हैं कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। पहली बात तो जैसे आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान, उसी प्रकार से आर्टिकल 214 में है राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो उनके लिए है आर्टिकल 231। जैसे संयुक्त रूप से अपन देखें, पंजाब है, हरियाणा, और इसके साथ ही चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इन सब के लिए एक ही केंद्र जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई है संयुक्त रूप से, और वो कौन सा है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इन तीनों के लिए एक ही प्रकार का हाई कोर्ट है। इसके बाद एक है आर्टिकल 241। देखो 239 से लेकर के आर्टिकल 241 है, ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुच्छेद है, उनसे संबंधित प्रावधान है। 241 में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से स्वयं का खुद का हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये है आर्टिकल 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय
जैसे अपन देखते हैं इसमें मैंने आपको पहले बताया कि भाई 25 हैं, 25 में से 23 हैं वो तो है राज्य के लिए और 2 है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाने का स्वयं का प्रावधान है। अन्यथा कुछ छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनको राज्यों के साथ अटैच किया गया है। जैसे आर्टिकल 241 के अनुसार देखिए वो 2 कौन से हैं, तो एक तो है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और दूसरा है दिल्ली हाई कोर्ट। इनके लिए खुद का हाई कोर्ट है। 8 में से केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके लिए स्वयं का हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर वाले हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1957 में, दिल्ली हाई कोर्ट की हुई थी 1966 में। अब देखो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट के साथ अटैच है, तो ऐसे भी अपन देखते हैं इसमें। जैसे बात करें अपने मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट है, इसके साथ में कौन कौन से अटैच हैं? पहली बात तो गोवा है, दूसरी बात है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, दमन दीव के लिए, दादर नागरा हवेली, दमन दीव जो दादर नागरा हवेली, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी मुंबई हाई कोर्ट के अधीन है। यानी मुंबई जो हाई कोर्ट है उसका कार्य क्षेत्र, उसका क्षेत्राधिकार है गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा नागर हवेली। तो इस प्रकार से संयुक्त रूप से भी हाई कोर्ट का प्रावधान है। अपने को इतना ही देखना है कि आर्टिकल 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 215, इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट एक उच्च न्यायालय, एक रिकॉर्डेड, एक साक्ष्य वाला, एक एविडेंस वाला जो जुडिशरी सिस्टम है। वो किस तरीके से है कि एक हाई कोर्ट में जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं, जितने भी निर्णय दिए जाते हैं, वो निर्णय होते हैं रिकॉर्डेड। कोई भी कार्य किया जाता है हाई कोर्ट में उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और वो जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हें एविडेंस के रूप में यानी साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में यूज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में इनका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट जिसकी मुख्य पीठ है वह है जोधपुर के अंतर्गत, और उसकी एक खंडपीठ है वह जयपुर में। यदि हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का किसी मामले में कोई डिसीजन दिया है तो वह रिकॉर्डेड रूप में, रिटर्न रूप में तो होता ही है, उसे एविडेंस के रूप में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, नीचे के लेवल में अपन देखें जिला न्यायालय होते हैं, उसके नीचे मुंसिफ न्यायालय होते हैं, सेशन जज बैठते हैं, तो वो सारे के सारे एविडेंस के रूप में उस हाई कोर्ट के डिसीजन को, उस रिकॉर्ड को एक अभिलेख के रूप में, एक एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ताकि उनको बार बार इसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी पड़े। यदि न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की सजा या कोई भी पनिशमेंट दिया जाता है तो उसकी अवमानना होने पर ये सजा का प्रावधान है। होने पर सजा का प्रावधान। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का डिसीजन दिया है और उस डिसीजन को कोई भी नागरिक नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में उस डिसीजन की पालना नहीं होने पर उसे पनिशमेंट भी दिया जाता है। नेक्स्ट
अब देखो उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित, उच्च न्यायालय किस प्रकार से बनाए गए हैं और किन से मिलकर के इनका गठन किया जाता है। हाई कोर्ट का गठन किया जाता है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश। आर्टिकल 216 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होता है, इसमें कंपोजिशन में होते कौन कौन है। तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होते हैं और साथ में अन्य न्यायाधीश होते हैं। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में कुल मिलाकर के 50 न्यायाधीशों की पद सैंक्शन है। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो वो है 50। अब अपने को एक तो ये याद रखना है कि जो न्यायाधीशों की संख्या है इसका भारतीय संविधान में कहीं पर भी कोई भी एविडेंस नहीं है, भारतीय संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। संविधान में यदि संख्या से संबंधित बात करें कि किसी भी हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, तो इस प्रकार की बात का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। तो फिर संख्या तय करता कौन है। तो अब यहाँ पे अपने को ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है कि उच्च न्यायालयों में संख्या का निर्धारण कौन करता है, न्यायाधीश कितने होंगे, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का जो संख्या का निर्धारण है वह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट फिर है आर्टिकल 217। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें देखो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें, किस प्रकार की कंडीशन, टर्म और पॉलिसी किस प्रकार की इनकी, और अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है, इनसे संबंधित कई बार पूछा जाता है। तो पहले तो अपन देखते हैं आर्टिकल 217 में जो सब टाइटल है, एक आर्टिकल 217 एक में क्या चीज है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी, तो वह है इसमें कोलेजियम प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे सहयोगी न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि इनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये बात थोड़ी सी अपने को याद रखनी है। अब देखो नियुक्ति में किस प्रकार की जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रोसीजर है वह चलती है, तो वो है देखो वो जो प्रक्रिया है उसका नाम है कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम प्रणाली। ये जो कोलेजियम प्रणाली है इसको देखना आप किस प्रकार से, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वह की जाती है कोलेजियम प्रणाली के तहत। और कोलेजियम प्रणाली है क्या, कहने का मतलब एक समूह होता है न्यायाधीशों का, और वह समूह जिनका नाम सूची में भेजता है 19 सदस्यों को राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में अपॉइंटमेंट करता है। तो कोलेजियम में क्या है, न्यायाधीशों का जो समूह होता है वो समूह किस प्रकार से होता है,
ये जो प्रणाली थी सर्वप्रथम 1993 में स्टार्ट हुई थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और ये कब हुई थी? सेकंड जजेज केस में। सेकंड जजेज केस जो कि 1993 में गए। देखो ये जब पॉलिटिकल आप अलग तरीके से पढ़ते हो तो उसमें आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में, उसी केस को सेकंड जजेज केस के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, परंतु यहाँ पे आपके लिए उपयोगी नहीं है। अपने को इतना याद रखना है कि सेकंड जजेज केस उसी के अंतर्गत कॉलेजियम प्रणाली है, उसका सूत्रपात हुआ था, यानी वो बनी थी। उसमें क्या था? उसमें था 1+2 वाला सिस्टम। 1+2 का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और साथ में अन्य 2 न्यायाधीश, यदि वो किसी भी प्रकार के नाम सुझाते हैं न्यायाधीश के, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर अन्य जो उच्च न्यायालय उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इसके बाद 1998 में एक केस और आया जिसे थर्ड जजेज केस कहा जाता है। थर्ड जजेज केस 1998। थर्ड जजेज केस है। इस केस के अंतर्गत तय किया गया कि कॉलेजियम प्रणाली में कुल मिलाकर के 1+4 सदस्य होंगे। 1+4 सदस्य। अब देखना आप, यदि किसी भी थर्ड जजेज केस के अनुसार ही, जैसे मान लो कि एक हाई कोर्ट है और इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? 1+4 ये कॉलेजियम प्रणाली है। इसमें एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में 4 होंगे अदर जो न्यायाधीश हो जाएंगे। 4 अदर न्यायाधीश जिस किसी व्यक्ति का नाम सुझाते हैं हाई कोर्ट के लिए, जो भी लिस्ट तैयार करते हैं, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अब इसमें एक शर्त और है साथ में कि ये तो नाम देंगे कॉलेजियम प्रणाली वाले, और राष्ट्रपति को जो नाम देंगे इन्हें राज्यपाल से सलाह मशविरा करके, यानी राज्यपाल से पूछ करके और फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में की जाती है। परंतु राज्यपाल एक तरीके से साइलेंट है। यह वही व्यक्ति होंगे न्यायाधीश जिसे ये 1+4 जो कॉलेजियम प्रणाली है वो तय करेगी। तो इसे अपने को थोड़ा ध्यान से रखना है। कॉलेजियम प्रणाली जो कि 1993 में आई थी यह चीज, और वर्तमान में भी यही प्रक्रिया चलती है। किसके अंतर्गत है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। अब देखो आर्टिकल 217(2), इसमें क्या है? आर्टिकल 217(2) में है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों हेतु योग्यता, मैंने आपको बताया ना कि पद हेतु सेवा शर्तें कौन कौन सी हैं। तो सेवा शर्तें यानी एबिलिटी, कौन कौन व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश बन सकते हैं। तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहली बात है भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त 10 वर्ष का न्यायाधीश के पद का अनुभव होना चाहिए। न्यायाधीश के पद का अनुभव होना चाहिए। न्यायाधीश किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत, जैसे हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है तो उसे अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष की सेवा का न्यायाधीश के पद का अनुभव होना चाहिए। या फिर दूसरी शर्त इसी के साथ, ये तो है ही है
इन तीन में से ये साथ में होगी तो भी न्यायाधीश बन सकता है, अन्यथा ये शर्त जिसमें है कि 10 वर्ष वकालत के कार्य का अनुभव, कार्य का अनुभव। यदि कोई भी ऐसा एडवोकेट है जो कि हाई कोर्ट के अंतर्गत 10 वर्ष तक लगातार एडवोकेट का कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को भी यदि भारतीय नागरिक है ये शर्त है तो भी उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है, अन्यथा पहली शर्त और दूसरी शर्त भी लागू है। ये अथवा के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति न्यायाधीश से बन सकते हैं, परंतु न्यायाधीश बनाते कौन है? कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार। ऐसे नहीं कि इन लोगों को अनुभव है तो सभी व्यक्ति उसमें न्यायाधीश बनेंगे। उसका नाम कॉलेजियम सिस्टम है, उसके अंतर्गत न्यायाधीश से उनका नाम देना चाहिए तब जाकर के। फिर देखो आर्टिकल 217(3), आर्टिकल 217(3 है न्यायाधीशों का सेवाकाल। तो ये भी अपने को इसमें देखना है, न्यायाधीशों का सेवाकाल कितना होता है। देखिए यहाँ पे अमूमन क्या होता है कि न्यायाधीशों का चाहे मुख्य न्यायाधीश है चाहे अन्य न्यायाधीश है, उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो आयु होती है 62 वर्ष। वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष। ये पहले कितनी थी? तो देखो 15वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1963, 15वां संविधान संशोधन 1963 से पहले ये जो 62 वर्ष की आयु थी ये थी 60 वर्ष, 60 वर्ष। तो न्यायाधीशों का सेवाकाल कितना हो सकता है? वह है 62 वर्ष वर्तमान में, परंतु 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसे बढ़ाया गया। इससे पहले 60 वर्ष थी। ठीक है, तो 1963 से पहले इनका सेवाकाल था 60 वर्ष। 60 वर्ष तक की उम्र तक ये हाई कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये इससे पहले भी इनका सेवाकाल किस तरीके से समाप्त हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं आप इसमें, यदि कोई भी व्यक्ति है जो न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश का पद 3 प्रकार से खाली हो सकता है। न्यायाधीश का पद रिक्त 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो तरीका है, यदि कोई भी न्यायाधीश है वो पद से त्याग पत्र दे दे, यदि स्वेच्छा से रिजाइन कर दे, तब वह उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहेगा। दूसरी बात, यदि कोई भी न्यायाधीश है वो सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता, असमर्थता, डिसेबिलिटी। अब इन चीजों को अपन देखेंगे कि किसी भी न्यायाधीश का पद है वो रिक्त कैसे हो सकते हैं। उसकी पोस्ट वेकेंट होने का तरीका है कि वो या तो रिजाइन दे दे या तो त्याग पत्र दे दे, अन्यथा सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता, ये 2 आधार हैं जिनके आधार पर उसे हटाया जा सकता है। और हटाने का जो काम है वो किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। वो लगाते भी वही हैं और हटाते भी वही हैं। त्याग पत्र भी इन्हें राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है। यदि ये पूछे तो न्यायाधीश किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। देखो सिद्ध कदाचार और असमर्थता, असमर्थता का मतलब है कि कोई भी इस प्रकार का न्यायाधीश जो कि विभिन्न प्रकार की जो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है अचानक से जिसमें इनके गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें उन पद से हटाया जाता है। ये सिद्ध कदाचार है, इसके बारे में प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया कौन सी है? वो है न्यायाधीश
जांच अधिनियम 1968। देखो इसे आप अभी समझें, क्योंकि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो है सेम। चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, इनको हटाने की प्रक्रिया सेम ही है। और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उसे अपन देखो महाभियोग के नाम से जानते हैं, महाभियोग। परंतु ये महाभियोग जैसा शब्द है जिसे इंग्लिश में अपन इम्पीचमेंट बोलते हैं, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है केवल राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए। इम्पीचमेंट जैसा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए। परंतु न्यायाधीश को हटाने से संबंधित जो शब्द है वो चलता है, प्रक्रिया तो महाभियोग ही है, परंतु उसे बोलते हैं पद से हटाना। और पद से हटाने का मतलब एक साधारण सा शब्द है जिसे अपन बोलते हैं रिमूवल, रिमूवल। तो इस प्रकार के शब्द का उपयोग है वो न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है। देखो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसका तरीका क्या रहता है। तो उसके लिए यदि महाभियोग लाना है तो उसमें कौन ला सकते हैं, प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है। यदि प्रोसेस की बात करें तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप होगा लोकसभा या फिर राज्यसभा। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव है राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाता है तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है महाभियोग जैसी। उसी के माध्यम से जब सदन से पारित होकर के आता है तब जाकर के उसे हटा सकते हैं। तो वो प्रक्रिया चलाने के लिए पहले है कि या तो न्यायाधीश को हटाने से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा राज्यसभा में लाया जा सकता है, यानी दोनों सदन ला सकते हैं। लोकसभा लाती है तो उस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना कंपलसरी है। और यदि राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव लाती है तो उसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसे समझिए आप तरीके से। होता क्या है कि मान लो कि किसी न्यायाधीश को हटाना है, न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा प्रस्ताव है महाभियोग जैसा प्रस्ताव या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। लोकसभा लाती है तो 100 सदस्य के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने इस प्रकार का आरोप लगा दिया कि इन्होंने जो संविधान है उसका निष्ठा से पालन नहीं किया है, या फिर किसी प्रकार का भेदभाव न्याय प्रणाली के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार के यदि कोई आरोप लगाता है संविधान के कदाचार से संबंधित, तो उस प्रस्ताव पे लोकसभा में लाया जाए तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर है, और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब क्या होगा? ये जो प्रस्ताव होगा यह प्रस्ताव किसके पास जाएगा? यदि लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में लाया जाता है तो जाएगा सभापति के पास। इस प्रस्ताव को लोकसभा सदस्य लेकर के आते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और यदि राज्यसभा के सदस्य लेकर के आते हैं तो वो उसे सभापति को देंगे। ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष या सभापति इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के पास। अब देखते हैं कि प्रस्ताव रखा गया और लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया, सभापति को दे दिया, और उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद में अगली प्रोसीजर क्या रहेगी?
अगली प्रोसीजर है कि जैसे उन्हें स्वीकार किया, प्रस्ताव को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद में एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन। अब देखो ये जो समिति बनेगी एक्सेप्ट करने के बाद, इस समिति में कुल मिलाकर के 3 सदस्य होंगे। पहला सदस्य सुप्रीम कोर्ट का या तो चीफ जस्टिस या कोई अन्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या अन्य न्यायाधीश। दूसरा कौन होगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तीसरा सदस्य होगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कानून का ज्ञाता है, यानी न्यायविद है। इसमें अमूमन क्या होता है, रिटायरमेंट जो जज होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो कोई भी एक न्यायविद, कानून का ज्ञाता व्यक्ति, इसे शामिल किया जाता है। ये 3 सदस्यों की एक कमेटी होती है, एक समिति होती है, और ये समिति जो भी आरोप लगाए उस आरोप की क्या करेगी? जांच करेगी। आरोप की करेगी जांच। और जांच के अंतर्गत यदि उनको लगता है कि सदन में रखने लायक है, यानी कि आरोप को सही पाते हैं, जांच में आरोप को सही पाने पर अब क्या होगा? समिति को लगा कि जांच की है और ये आरोप सही है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत उस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा। लोकसभा पहले लाई है तो लोकसभा में रखा जाएगा, और राज्यसभा इसे लेकर के आई है तो इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। परंतु दोनों सदनों में रख करके, पहले रखना तो पहले जो प्रस्ताव लेकर के आया उसी सदन में रखा जाएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा लेकर के आई तो लोकसभा से पारित हो गया। इन दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। क्या चीज है? ये प्रस्ताव। और वो प्रस्ताव कौन सा होगा? इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। देखो विशेष बहुमत क्या होता है कि जितने सदस्य हैं सदन में, कुल संख्या कितनी है, उनका पूर्ण बहुमत है, और साथ में सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। और ये विशेष बहुमत यदि यहां से लोकसभा से पारित हो गया विशेष बहुमत से, तो आगे गया राज्यसभा के पास, और राज्यसभा से भी पारित हो गया तो यह प्रस्ताव किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है उसे जारी कर देंगे, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी यहां पे। अब देखो इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो अब तक भारत की न्याय प्रणाली के अंतर्गत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनमें अब तक कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, तो वो चीज अपन इसमें देखते हैं। देखो महाभियोग जैसा प्रस्ताव है वो सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल मिलाकर के 2 कैंडिडेटों के खिलाफ लाया गया है। एक तो वी रामास्वामी के खिलाफ 1992-93 में, और दूसरा है दीपक मिश्रा के खिलाफ 2018 में। 2 कैंडिडेट हैं। पहला महाभियोग जैसा प्रस्ताव है किसके खिलाफ लाया गया सुप्रीम कोर्ट में? वो है वी रामास्वामी। दूसरा दीपक मिश्रा। दोनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया परंतु पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। अब देखो ये 4 कैंडिडेट हैं। एक तो है उच्च न्यायालय की बात करें अपन, हाई कोर्ट में 4 न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग जैसा प्रस्ताव सदन में लाया गया। पीडी दिनाकरणी जो कि सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उस टाइम पे लाया गया।
सौमित्र सेन है, ये कलकत्ता में थे तब लाया गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। जेबी पर्दीवाला ये लाया गया गुजरात हाई कोर्ट में। और नागार्जुन रेड्डी है, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जब न्यायाधीश थे तब सदन में लाया गया। देखिए अब तक के भारत में उच्च न्यायालय से संबंधित महाभियोग जैसे प्रस्ताव की बात करें तो वो 4 कैंडिडेट हैं। एक तो पीडी दिनाकरण के खिलाफ लाया गया जो सिक्किम हाईकोर्ट से संबंध रखते हैं। और सिक्किम हाईकोर्ट ऐसा हाईकोर्ट है जिसमें सबसे कम न्यायाधीश हैं, वो है 3 ही मात्र। 3 न्यायाधीशों का ये जो हाईकोर्ट है। और सबसे ज्यादा है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और वो भी है 160। सौमित्र सेन है, सौमित्र सेन के खिलाफ जब कलकत्ता हाईकोर्ट में थे तब लाया गया। जेबी पर्दीवाला गुजरात हाईकोर्ट में थे तब लाया गया। नागार्जुन रेड्डी आंध्र प्रदेश में थे तब लाया गया। ये भी किसी के खिलाफ पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। तो अपने को याद क्या रखना है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत किसी न्यायाधीश को महाभियोग के प्रस्ताव से हटाया नहीं गया आज तक। तो इस प्रकार की बात अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। ऐसे प्रश्न है वो अपने से कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो आर्टिकल 218, अभी अपने आर्टिकल 217 तक बात की। आर्टिकल 218 कि सुप्रीम कोर्ट के जो उपबंध होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उपबंधों का हाई कोर्ट पर लागू होना, लागू होना। देखो ये सिंपल सा है, अपने को इतना ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का किसी भी प्रकार का प्रावधान है, जो भी वो प्रावधान करते हैं वह हाई कोर्ट में लागू होता है। यानी इनके स्थानांतरण की पॉलिसी है वो भी सुप्रीम कोर्ट बनाता है हाई कोर्ट के अंतर्गत। या किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन है, वो डिसीजन जो रिकॉर्डेड है उसे जो हाई कोर्ट होता है उसे भी एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद है आर्टिकल 219, और इसके अंतर्गत है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस या अदर न्यायाधीश, अदर न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान, शपथ ओथ का प्रोविलेंस, ओथ का प्रावधान। देखना आप ही आर्टिकल 219 में है हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका, उन न्यायाधीशों के शपथ का प्रावधान है। पहली बात तो इनको शपथ दिलाते कौन है, तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल, मैंने आपको पहले बताया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति है कोलेजियम प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। और ये न्यायाधीश त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, परंतु इन्हें शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। और ये अपने अनुसूची 3 से संबंध रखता है, अनुसूची 3 से संबंध रखता है जो कि शपथ से संबंधित है। और ये शपथ किस चीज की लेते हैं, ये शपथ लेते हैं भारतीय न्याय प्रणाली, भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की और किसी प्रकार के भेदभाव की न करने की शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार की जो शपथ का प्रावधान है वो है आर्टिकल 219 के अंतर्गत। फिर देखो आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 के अंतर्गत है स्थायी न्यायाधीश,
होने के बाद ही विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। देखो इस प्रकार का आर्टिकल है, वो आपसे बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी अपन इसमें देखते हैं। आर्टिकल 220 क्या है कि कोई भी न्यायाधीश है वो परमानेंट किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज है, तो वह व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद ही किसी भी प्रकार का विधि व्यवसाय यानी कोई निजी प्रैक्टिस है वह नहीं कर सकता। उस पे प्रतिबंध है, वह भारत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार के लाभ के पद को प्राप्त नहीं कर सकता, जो कि जस्टिस से संबंधित है, जो कि विधि से संबंधित है। तो इस प्रकार का उस पे निर्बंधन यानी उस पे प्रोहिबिशन है, उस पे इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी अपने आर्टिकल 220 तक की चर्चा की। देखो साथियों, ये जो आपके चैप्टर चल रहा है, यदि किसी भी प्रकार की आपको लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई, हालांकि इसमें एक एक चीज को खोल करके बताया गया है, फिर भी आपको कोई दिक्कत हुई समझने में, तो वह आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीट जितनी भी पॉलिटिकल होती है वो आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगी। धन्यवाद।